जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन याद आता है बहुत दिनों पहले जब आसाराम बापू जी मकर संक्रांति के समय पर उत्तरायण शिविर किया करते थे अहमदाबाद में। आज उसी अवसर पर गुरुजी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जोधपुर हाई कोर्ट से जो केस की सुनवाई आज होनी थी उसमें शुभ समाचार आया है कि आसाराम बापू जी को उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर 31 मार्च 2025 तक जमानत मिल गई है। जमानत की कंडीशन वही है जो उच्चतम न्यायालय ने निश्चित की थी। आज की सुनवाई में दिनेश मेहता माननीय जज और माननीय जज विनीत कुमार माथुर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले के संदर्भ में हमारी तरफ से आसाराम बापू जी के वकील निशांत बोरा पेश हुए और उन्होंने उन्हीं ग्राउंड्स पर जमानत मांगी जो सुप्रीम कोर्ट में बताई गई थी कि आसाराम बापू जी की हालत बहुत खराब है और पिछले 12-13 साल से उनको कोई ऐसी राहत नहीं मिली है न्यायालय के द्वारा। उन सभी दलीलों को मानते हुए माननीय जज ने ये फैसला सुना दिया कि 31 मार्च 2025 तक आसाराम बापू जी अपने मन चाहे अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। उनके साथ 3 सशस्त्र सैनिक रहेंगे। साथ में ये भी कंडीशन लगी कि वो अपने किसी फॉलोअर से नहीं मिलेंगे और ये भी सेम कंडीशन से उस कंडीशन में ये भी लिखा कि जब 31 मार्च आने वाला होगा तो उस समय दोबारा से उनकी मेडिकल कंडीशन की जांच की जा सकती है, जिसके ऊपर इस बेल को आगे बढ़ाया जाना होगा या नहीं, ये उस समय की बात है। लेकिन आज आसाराम बापू जी के भक्तों में बहुत बड़ी खुशी की लहर होनी चाहिए कि जिसके लिए इतने सालों से केस लड़ा जा रहा था। 14 बार बेल जो है रिजेक्ट हुई थी। सरकार की तरफ से बार बार विरोध किया गया था कि जैसा आपने देखा था 7 जनवरी को सरकारी वकील तुषार मेहता को अहमदाबाद गुजरात सरकार की तरफ से भेजा गया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न पहलू अपनी तरफ से प्रस्तुत किए थे जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट लाए गए थे जिसमें गवाहों की मृत्यु और जिन क्या क्या मतलब उन्होंने लिखा था, बताया था। उसमें गवाहों की मृत्यु के संबंध में हमारे देवदत्त कामत ने तुरंत कहा था कि वो गवाहों की मृत्यु के बारे में जब ही होती हैं जब उनकी बेल एप्लीकेशन रहती है। इस बार भी कसर नहीं छोड़ी गई। पता नहीं वो कौन षड्यंत्रकारी हैं कि जैसे ही आसाराम बापू जी को सुप्रीम कोर्ट से 7 तारीख को जमानत मिली थी और ये सुनवाई होने वाली थी जोधपुर हाई कोर्ट में, उसी समय कर्नाटका से अमृत प्रजापति के कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया इतने साल बाद। वही पैटर्न सेम आज भी दिखाई दे रहा है कि जब जब आसाराम बापू जी की बेल की एप्लीकेशन लगी गई, या तो किसी को टपका दिया जाता था जिससे कि वो बेल रिजेक्ट हो जाए, और उसका आज तक आसाराम बापू जी से कोई कनेक्शन पुलिस स्थापित नहीं कर पाई, केवल गवाह के बयान के अलावा। और गवाहों के बयान पर ही ये केस जोधपुर वाला का फैसला सुनाया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष की सारी बातें मान ली गई और बचाव पक्ष के बड़े से बड़े सबूतों को नहीं माना गया। इससे क्लियर कट दिखाई देता है कि इस केस में कौन है वो बड़े जो आसाराम बापू जी को इतने लंबे समय तक निर्दोष होने के बावजूद भी रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और उस मीडिया में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनके चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, सैयद सुहेल और ऐसे ही 7-8 पत्रकार हैं जो गुड़गांव में इसका केस झेल रहे हैं। लेकिन उनके लिए आज तक ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनके लिए कोई ऐसा ऑर्डर आया कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाए, जबकि सेम केस है, सेम धारा है। पॉस्को एक्ट में उन्होंने भी एक नाबालिग की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, एक वीडियो को टेपर करके चलाया है और उस वीडियो के चलाने से इतना माहौल बनाया सभी पत्रकारों ने
कि आज भी वो परिवार अपनी वो उसमें बेइज्जती झेल रहा है, जिसके बारे में उन्होंने पूरे जोर लगा दिए हैं, लेकिन इन पत्रकारों का कुछ नहीं कर सके। बस इतना ही कर चुके हैं कि वो अभी उनको प्रत्येक पेशी में आना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बहुत सारे कोशिश किए हैं कि वो वहाँ से अपना राहत मान लें कि वो पेशी में नहीं आए, लेकिन उनको कोर्ट ने ये राहत नहीं दी और वो आते हैं। और ये लोकल चैनल वाले उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने लिंक में वो वीडियो डाला है, पिछले वाले में भी और इसमें भी डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लें कि किस तरह से चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया अपना मुंह छुपा करके उस कोर्ट में सुनवाई के आते हैं। और एक भी चैनल जो मेन मीडिया है कभी इनका ये नहीं दिखाता कि इनका केस चल रहा है। आधे से ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 80-90% लोगों को जो आसाराम बापू जी को एक हे दृष्टि से देखते हैं इनके ये दुष्प्रचार के बाद, क्योंकि उन्होंने वही जाना जो चैनल उन्होंने दिखाया। तो उन 90% लोगों से कभी आप पूछो कि जिन लोगों ने ये जो माहौल बनाया था कि उन लोगों के ऊपर क्या कोई केस चल रहा है आसाराम बापू जी के खिलाफ गुड़गांव में, किसी को नहीं पता। लेकिन जब ही वो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला उसको अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको यही कहा था कि इस मीडिया से बचने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही है कि इनके चैनलों को देखना बंद कर दो। अगर इनके चैनल बंद हो जाएंगे देखना तो इनकी व्यूअरशिप घट जाएगी, इनकी टीआरपी घट जाएगी, इनको अपने आप ही वहाँ से लात मार करके बाहर निकाल दिया जाएगा। इनकी ज़िंदगी मीडिया में तभी तक है इनके प्रोफेशन की, तब तक इनका टीआरपी बनाए रखें। और टीआरपी बनाए रखने के लिए ये पूरे प्रोपेगेंडा करते हैं। इससे आप सभी सहमत हैं, कमेंट में आप सब लोगों ने लिखा है कि इस तरह की बातें हुई हैं। एक दूसरा पहलू सामने आया है कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है कि जो लड़की का पिता है जिसके कारण बापूजी जेल में है, उसने कहा है कि ये जो बेल दे करके वो बड़ा गलत किया है, क्योंकि उनकी परिवार के लिए सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दो गवाहों की मौत के जिम्मेदार हैं उनको ऐसे बेल नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ भी असंतोष जाहिर किया है कि पहले ही कोर्ट उनको इतनी राहत दे चुका है कि उनको मौत की सज़ा ना दे करके आमरण आजीवन कारावास की सज़ा दे सुनाई है। अब वो तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि जो षड्यंत्रकारी इस तरह से किसी को मोहरा बना करके सामने पेश करेंगे तो उनका तो यही बयान आएगा। लेकिन उन्हें से केवल एक प्रश्न अगर हम पूछना चाहते हैं कि अगर गवाहों की मौत हुई है और उसमें आसाराम बापूजी का ही हाथ है तो वो आज तक साबित क्यों नहीं हुआ इतने दिनों से। और दूसरी बात कि गवाहों की मौत का संबंध या गवाहों से प्रभावित करने का संबंध तभी क्यों होता है जब जब बेल की एप्लीकेशन आगे जाती है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली उसी समय पे ये कर्नाटक से कोई आरोपी है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि जोधपुर केस में उनकी बेल को रोका जा सके। परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी थी। तो अब उसके पास, हाई कोर्ट के पास कोई तथ्य बच नहीं जाता है कि जब हमारा देश का उच्चतम न्यायालय अगर कोई फैसला सुना देता है किसी संबंध में तो उसको पलटने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है। केवल उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकार को पलट सकता है, जो भी फैसला होता है उसको पलट सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय नहीं कर सकता। वही इस केस में हुआ, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा विरोध वगैरह की बात ना हो करके सीधा जज ने फैसला सुना दिया, चाहे भले देर हुई हो 7 दिनों की, लेकिन अब बापूजी बाहर आ सकेंगे और अब तुरंत वो अपने माधव बाग में या जहाँ भी उनको जाना है अपना इलाज करा सकेंगे। आज ये खबर को सुनकर सभी लोगों को बहुत प्रसन्न होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब आसाराम बापूजी का जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में वो भी बोगस साबित हो जाए और निर्दोष बरी होकर के बापूजी तुरंत जल्दी से व्यासपीठ पर विराजमान हो। मेरी यही प्रार्थना है। आप सब लोग भी यही प्रार्थना करते हुए आज ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उत्तरायण के अवसर पर एक ऐसा शुभ समाचार हमको सुनाया है और ऐसे समाचार हमको और आगे भी सुनने को मिले। आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरा चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की समाचार
तुरंत मिल जाए और आप कर सकें। जय श्री कृष्ण।